अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर इज आबिद। आज की वीडियो में बेसिकली हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करेंगे, फिर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ आएंगे और लास्ट में हम केमिकल शिफ्ट की बात करेंगे। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो बेसिकली हमारे पास होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ, इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्शन विद मैटर इज बेसिकली इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें, हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो बेसिकली कुछ इस टाइप का होता है। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास होती है वो गैमा रेज होती हैं, फिर हमारे पास एक्स रेज होती हैं, उसके बाद हमारे पास यूवी रेज होती हैं, फिर हमारे पास IR रेज होती हैं, और फिर हमारे पास माइक्रोवेव्स होती हैं, और लास्ट में हमारे पास रेडियो वेव्स होती हैं। तो जैसे हम इधर से मूव करते हैं, हमारे पास क्या होता है, वेवलेंथ जो होती है हमारी इंक्रीज करती है, और जो हमारे पास एनर्जी होती है वो बेसिकली डिक्रीज करती है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यूवी रेज को यूज कर लें और हमारे पास कोई भी मैटर हो, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स का मॉलिक्यूल या DNA का स्टडी हम कर रहे हैं यूवी रेज को यूज करते हुए, तो बेसिकली हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी बनती है उसे हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। सो हम यूवी रेज की हमने बात किया है, तो यूवी रेज के जो वेवलेंथ रीजन होता है, यूवी रेज का जो वेवलेंथ रीजन होता है, यूवी रेंज जो बेसिकली हमारे पास होता है वो 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में रिसाइड करता है, जिसमें यूवी रीजन जो होता है वो बेसिकली 200 से 400 नैनोमीटर होता है, और हमारे पास जो विजिबल रीजन होता है वो हमारे पास 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में रिसाइड करता है। सो जब हम यूवी रेंज का यूज करते हैं और हम मैटर कोई भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, DNA का मॉलिक्यूल, जब इसकी हम स्टडी करते हैं तो बेसिकली जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी बनती है उसे हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब हमने इसका बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन देखा मैटर के साथ, उसे हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला है। और जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यूवी विजिबल रीजन, यूवी विजिबल जो हमारे पास रीजन है उसकी हम वेवलेंथ यूज कर लें 200 से 800 नैनोमीटर की, तो हमारे पास क्या वो बनता है, जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो बेसिकली जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी बनती है उसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसके बाद हम इसके प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। अगर हम इसका प्रिंसिपल देखना चाहें तो हमारे पास जो इसका प्रिंसिपल होता है, बेसिकली हमारे पास जो यूवी रेज होती है 200 से 800 नैनोमीटर की, जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली ग्राउंड स्टेट से वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, हायर लेवल में चले जाते हैं, E2 में चले जाते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने यहाँ इंटरेक्ट किया यूवी रेज की, तो यहाँ उन्होंने एनर्जी अब्जॉर्ब की और वो हायर लेवल में चले गए। तो इस फिनोमिना को बेसिकली हम, जो ये फिनोमिना है ये बेसिकली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होगी वो यूवी रीजन की आएगी, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्राउंड लेवल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो चले जाएंगे हायर लेवल में। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की यहाँ ट्रांजिशन हो रही है तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जा रहा है। सो इसे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। अगर हमने इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की बात की है तो बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक हमारे पास अलोड ट्रांजिशन होती है और एक हमारे पास फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है। जो हमारे पास अलोड ट्रांजिशन होगी बेसिकली उसमें जो इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएगा, E1 से E2 में, जब इसमें यूवी रेज पड़ेंगी तो इलेक्ट्रॉन जो होगा अपनी स्पिन चेंज नहीं करेगा, विदाउट चेंजिंग एनी स्पिन वो हायर लेवल में चला जाएगा। अगर इस तरह की ट्रांजिशन हो रही होगी तो हमारे पास अलोड ट्रांजिशन होगी। और फॉरबिडन ट्रांजिशन हमारे पास वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है E1 में जब एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो वो अपनी स्पिन चेंज करके हायर लेवल में चला जाता है। सो इस फिनोमिना को बेसिकली हम बोलेंगे
फॉरबिडन ट्रांजिशन। और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा जिसका जो हमारे पास इन दोनों जो एनर्जी लेवल है इनके बीच में जो गैप है डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जब यूवी रेज की जो एनर्जी होगी वो इन दोनों एनर्जी गैप के इक्वल हो जाएगी। देन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ ग्राउंड लेवल में एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद वो फिर हायर लेवल में एक्साइट हो जाएगा। सो ये इसका बेसिकली प्रिंसिपल था। इसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ, और हमने इसमें ट्रांजिशन दो की बात किया जिसमें लो ट्रांजिशन होती है, फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है। लो ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड लेवल में जो जंप करता है हायर लेवल में तो अपनी स्पिन चेंज नहीं करता, लेकिन फॉरबिडन ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बेसिकली अपनी स्पिन चेंज करते हैं और फिर वो हायर लेवल में चला जाता है। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होती है बेसिकली 4 टाइप्स का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिलती है। सबसे पहले हमारे पास जो होती है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है। फिर हमारे पास जो होती है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। फिर हमारे पास एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है और लास्ट में हमारे पास एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। अगर इसको मैं डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, सपोज करें ये मेरे पास सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, इसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो सिग्मा स्टार होगा। ये मेरे पास पाई ऑर्बिटल था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा वो पाई स्टार होगा। ये हमारे पास एन जो होता है ये बेसिकली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होती है। और सिग्मा टू सिग्मा स्टार में जब ट्रांजिशन होती है सबसे पहले हमारी जो ट्रांजिशन होती है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगी। फिर हमारे पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। फिर हमारे पास एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है और लास्ट में हमारे पास एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। सो हम देखते हैं कि सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन जो है बेसिकली लॉन्गर है और इसके लिए हमें एनर्जी क्या चाहिए होगी, हाई चाहिए होगी। जैसे कि हमें पता है कि यूवी रीजन की जो वेवलेंथ रीजन है वो 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में रिजाइड करता है। सो वेवलेंथ शॉर्टर है, हमारे पास जो एनर्जी हो जाएगी वो हायर हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है ई डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। सो वेवलेंथ जितनी शॉर्टर होगी एनर्जी उतनी हायर होगी। जैसे कि हमारे यूवी रीजन में वेवलेंथ बहुत ही शॉर्टर है, 200 से 800 नैनोमीटर है। सो एनर्जी इसकी हायर होगी, दैट इज वाई हमारे पास जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन होती है वो हो जाती है। अगर हम देखें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती किसमें है, बेसिकली हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं अल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास ये क्या होती है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है बेसिकली। उसके बाद हमारे पास जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो बेसिकली हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होती है। इसमें हम अल्कीन्स और अल्काइंस की बात करते हैं। और जो हमारे पास एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है वो बेसिकली उन मॉलिक्यूल में होती है जिसमें सिंगल बॉन्ड भी होता है और वो अपने किसी हेटेरोएटम के साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अल्कोहल्स, अमीन्स, ईथर, इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली वो लोन पेयर के फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो एन टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन होगी वो बेसिकली उन मॉलिक्यूल में होगी जिनमें सिंगल बॉन्ड भी होगा और वो अपने साथ किसी हेटेरोएटम के साथ अटैच होंगे जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होगा और वो लोन पेयर जो होगा वो एज अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और जो एन टू पाई स्टार बेसिकली हमारे पास ट्रांजिशन होती है जिसमें वो उन मॉलिक्यूल में होती है जिसमें पाई बॉन्ड भी होता है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें हमारे पास लोन पेयर जो है बेसिकली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा और हमारे पास जो पाई बॉन्ड है वो भी प्रेजेंट होगा। तो हमारे पास ये क्या होगी, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। अगर हम इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को एनर्जी की बेस पे ऑर्डर करना चाहें तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमारे पास होती है डेफिनेटली वो किस में चाहिए होगी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में चाहिए होगी। उसके बाद हमारे पास होती है वो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए होती है। नेक्स्ट हमारे पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है और लास्ट में हमारे पास एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन एनर्जी चाहिए होती है। क्योंकि एनर्जी का रिलेशन जो है वेवलेंथ की इनवर्सली रिलेटेड है। सो जो अगर हम वेवलेंथ की बेस पे इसे करना चाहेंगे तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो 4 टाइप्स की हमने बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात किया है। सबसे पहले हमने कहा कि इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकती है, पाई टू पाई स्टार हो सकती है, एन टू सिग्मा स्टार हो सकती है और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकती है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकती है। फिर हमने कहा कि जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होती है वो बेसिकली अल्केन्स में होती है, पाई टू पाई स्टार हमने कहा कि अल्कीन्स और अल्काइंस में होती है और एन टू सिग्मा स्टार उनमें होगी जिसमें सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा
और वो अपने साथ किसी हेटेरोएटम से अटैच होंगे। और जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है बेसिकली वो हमारे पास उन मॉलिक्यूल में होती है जिनमें पाई बॉन्ड भी होता है और नॉन बॉन्डिंग की फॉर्म में एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। बेसिकली हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो क्या करते हैं, ये वाले ट्रांजिशन शो करते हैं। और हमने एनर्जी के बेस पे ऑर्डर भी कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की। अगर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखना चाहें इंस्ट्रूमेंटेशन में बेसिकली सबसे पहले हमारे पास होता है लैंप होता है, जो बेसिकली क्या करता है 200 से 800 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है हमारे पास रेडिएशन है ये जनरेट करता है। उसके बाद हमारे पास मोनोक्रोमेटर आता है। मोनोक्रोमेटर बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ों पे कंसिस्ट होता है। सबसे पहले हमारे पास एक स्लिट 1 होती है, उसके बाद हमारे पास प्रिज्म होता है और सेकंड दूसरी स्लिट हमारे पास होती है स्लिट 2 होती है। सो इन 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 तीन चीज़ों पे बेसिकली हमारा क्या कंसिस्ट करता है, हमारा मोनोक्रोमेटर कंसिस्ट करता है। ये क्या है हमारे पास मोनोक्रोमेटर है। सो लैंप जो क्या करेगा वो बेसिकली हमारे पास रेडिएशन को जनरेट करेगा और जो स्लिट 1 का काम होता है जो रेडिएशन लैंप जनरेट कर रहा है उसको पैरेलल फॉल आउट करवाना प्रिज्म पे। प्रिज्म क्या करता है, जो रेडिएशन आ रही होती है उसको डिफरेंट वेवलेंथ में स्कैटर कर देता है। जब ये रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ में स्कैटर हो जाएंगी तो जो सेकंड स्लिट होगी वो स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशन को यहाँ से पिक करेगी और वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। और जो सेकंड स्लिट से जो रेडिएशन बाहर निकलेगी उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रेडिएशन आई नॉट। ये जो इंसिडेंट रेडिएशन होती है ये बेसिकली हमारे पास रेफरेंस सैंपल होता है और एक हमारे पास क्यूवेट में हमारे पास सैंपल होता है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड होगा और ये हमारे पास सैंपल होगा। जो आई नॉट यहाँ से इंसिडेंट रेडिएशन जा रही है, अगर हम रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस क्या करेगा, जो एनर्जी जो इंसिडेंट रेडिएशन यहाँ से आ रही है उसी को वो क्या कर देगा आई नॉट की फॉर्म में आगे निकल जाएगी और वो फोटो डिटेक्टर के पास चली जाएगी। लेकिन अगर हम सैंपल की बात करें, सैंपल में जो आई नॉट यहाँ से आ रही है वो बेसिकली सैंपल क्या करेगा, कुछ ना कुछ रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा और बाकी जो है वो फोटो डिटेक्टर के पास भेज देगा। यहाँ जो लाइट बाकी आई निकलेगी तो इसको कहते हैं हम ट्रांसमिटेड लाइट। क्योंकि जितनी भी इंसिडेंट रेडिएशन आ रही थी वो पूरी की पूरी यहाँ से पास आउट नहीं होगी, कुछ ना कुछ सैंपल हमारा ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद जो हमारे पास बाहर जाएगी उसे हम कहते हैं ट्रांसमिटेड लाइट और उसको हम बेसिकली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फोटो डिटेक्टर के पास जाती है, ये भी हमारे पास फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है। तो वो बेसिकली ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो डाटा प्रोसेसर के पास भेज देता है। जो डाटा प्रोसेसर होता है बेसिकली वो रिकॉर्डिंग को ऑब्जर्वेंस की फॉर्म में, डाटा प्रोसेसर जो होता है वो हमारे पास रिकॉर्डिंग जो इधर से आ रही है उसको ऑब्जर्वेंस की फॉर्म में उसको रिकॉर्डर के पास भेज देता है। ये हमारे पास होता है रिकॉर्डर, ये हमारे पास है डाटा प्रोसेसर। सो हमने इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखी है। इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने कहा सबसे पहले लैंप होगा। लैंप क्या करेगा, 200 से 800 नैनोमीटर के जो हमारी रेडिएशन है वो जनरेट करेगा। फिर हमारे पास मोनोक्रोमेटर होता है। मोनोक्रोमेटर हमारे पास 3 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, एक 2 स्लिट्स होती हैं और एक प्रिज्म होता है। पहली स्लिट का काम ये होता है कि जो भी रेडिएशन लैंप से आ रही हैं उसको पैरेलल फॉल आउट करवाना हमारे प्रिज्म पे, और उसके बाद जो प्रिज्म होता है वो वेवलेंथ को डिफरेंट रेडिएशन वेवलेंथ में स्कैटर कर देता है। और जो सेकंड स्लिट होता है वो बेसिकली स्पेसिफिक वेवलेंथ को पिक करता है और वो पास आउट करवा देता है। जो यहाँ से वेवलेंथ पास हो गई इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रेडिएशन, जिसे हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आई नॉट जो होगी वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक रेफरेंस के पास जाती है, रेफरेंस में वो सेम टू सेम पास हो जाती है, जबकि सैंपल में कुछ ना कुछ वो आई नॉट ऑब्जर्व होती है और जो बाकी निकलते हैं उसे हम ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं। ये ट्रांसमिटेड लाइट को फोटो डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्ट करता है और वो फिर ना रिकॉर्डर के पास हमारे पास डाटा प्रोसेसर के पास चली जाती है। डाटा प्रोसेसर जो होता है हमारे पास वो रेडिएशन को जो हमारे पास रिकॉर्डिंग आ रही है उसको ऑब्जर्वेंस की फॉर्म में हमारे रिकॉर्डर के पास भेज देता है। सो जो रिकॉर्डर होता है वो बेसिकली हमें 3 टाइप्स के हमें ग्राफ देता है। ग्राफ को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ जो इंसिडेंट रेडिएशन जा रही है, यहाँ बियर लैम्बर्ट लॉ यूज होता है।
बियर लैम्बर्ट लॉ बेसिकली ये कहता है कि जितनी हमारे पास कंसंट्रेशन होगी सैंपल की उतनी ही अब्जॉर्बेंस होगी। मीन अगर हम कंसंट्रेशन जहाँ इंक्रीज कर लें सैंपल की, हमारे पास जो अब्जॉर्बेंस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी और अब्जॉर्बेंस ज़्यादा हमारे हो जाएगी और हमारे पास जो ट्रांसमिटेंस होगी वो कम हो जाएगी। सो कंसंट्रेशन जो होती है वो बेसिकली अब्जॉर्बेंस के इनवर्स डायरेक्टली रिलेशन होती है। दूसरा वो ये कहता है कि हमारे पास जो पाथ लेंथ है बेसिकली जो क्यूबिट की, इसके भी जो अब्जॉर्बेंस होती है वो डायरेक्टली रिलेशन में होती है। सो अगर हम इसको कनेक्ट करना चाहें, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एल, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। एप्सिलॉन जो हमारे पास है ये हमारे पास मोलर अब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है और सी जो है मोलर कंसंट्रेशन है और एल हमारे पास क्या है बेसिकली ये पाथ लेंथ है। तो हम बियर लैम्बर्ट लॉ बेसिकली ये कहता है जितना हमारे पास कंसंट्रेशन होगी सैंपल की तो उतनी हमारे पास अब्जॉर्बेंस होगी। अगर अब्जॉर्बेंस इंक्रीज करेगी क्योंकि लाइट जो है इधर ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी, तो ट्रांसमिटेड लाइट होगी बेसिकली वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो पाथ लेंथ के भी डायरेक्टली रिलेशन में होती है और हमारे पास जो कंसंट्रेशन होते हैं उसके भी ये डायरेक्टली रिलेशन में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट ग्राफ्स जो हमें जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ग्राफ होता है वो आता है कंसंट्रेशन के और ट्रांसमिटेंस के। हमने कहा कि जितनी हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं अब्जॉर्बेंस इंक्रीज करती है। जब अब्जॉर्बेंस इंक्रीज करेगी तो जो हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो कम हो जाएगी। हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास अब्जॉर्बेंस होती है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है ट्रांसमिटेंस के। सो जैसे हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, अब्जॉर्बेंस इंक्रीज हुई, हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो कम हुई। सो हमारे पास जो ग्राफ होता है बेसिकली कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है कि जो ट्रांसमिटेंस होती है कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज करती है। जैसे कि हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं हमारे पास जो ट्रांसमिटेंस होती है वो कम होती चली जाती है। और अगर हम दूसरा ग्राफ देखना चाहें जिसमें हम कंसंट्रेशन लेते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं अब्जॉर्बेंस। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जो अब्जॉर्बेंस होती है वो बेसिकली कंसंट्रेशन से इंक्रीज करती है, तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। और तीसरा ग्राफ हमारे पास मिलता है बेसिकली वो वेवलेंथ हमारे पास इन्वर्स इधर होती है, एक्स एक्सिस पे होती है, और अब्जॉर्बेंस जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस पे होती है। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ हमें मिलता है। और ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, लैम्डा मैक्स होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। लैम्डा मैक्स इज बेसिकली इज दैट वेयर मॉलिक्यूल शो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन। जहाँ हमारे पास मॉलिक्यूल मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करेगा वो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, हमारे पास लैम्डा मैक्स होगा। सो 3 टाइप्स के ग्राफ हमें देखने को मिलते हैं। ट्रांसमिटेंस का कंसंट्रेशन के साथ देखें तो जो ट्रांसमिटेंस है कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज करती है, क्योंकि हमने बोला है कि जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो अब्जॉर्बेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब अब्जॉर्बेंस इंक्रीज होगी तो क्योंकि जो ट्रांसमिटेंस है वो इसके इन्वर्सली रिलेटेड है, वो कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। और अब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का देखते हैं, क्योंकि अब्जॉर्बेंस जो है कंसंट्रेशन के साथ इंक्रीज करती है तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। और अगर हम लैम्डा और अब्जॉर्बेंस के देखें, लैम्डा और अब्जॉर्बेंस जो है उसके ग्राफ कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। ये जो पॉइंट होता है ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, लैम्डा मैक्स होता है। ये 3 टाइप के ग्राफ हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ से हम 2 टाइप की स्टडी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास लैम्डा मैक्स है, सपोज करें हमने अपने सैंपल में कोई मॉलिक्यूल लिया और हमने उसका जो विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में रख दिया और उसका हमने जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म की। सपोज करें अगर हमारे पास उसका लैम्डा मैक्स आता है वो 254 नैनोमीटर आ जाता है। जो 254 नैनोमीटर हमारे पास होगा ये हमें बताएगा कि हमारे पास जो सैंपल है हमारे पास बेसिकली जो है वो बेंजीन प्रेजेंट है। क्योंकि हमारे पास बेंजीन है बेसिकली वो लैम्डा मैक्स जो है उसका 254 नैनोमीटर होता है। सो हम इसका लैम्डा मैक्स इस तरह कैलकुलेट करके हम अपने मॉलिक्यूल की क्वालिटेटिव स्टडी कर सकते हैं। इसे बोलेंगे क्वालिटेटिव स्टडी। सो हमारे पास जो ग्राफ होता है बेसिकली लैम्डा और अब्जॉर्बेंस के बीच में वो हमें क्या देता है, बेसिकली क्वालिटेटिव स्टडी देता है। और हमारे पास जो अब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ होता है ये हमारे पास क्वांटिटेटिव स्टडी देता है। हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास सैंपल में बेंजीन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट था। अब ये कितनी अमाउंट में प्रेजेंट था इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी। सो क्वांटिटेटिव जो स्टडी होती है वो बेसिकली हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो लॉ है ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल।
तो अगर हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहें तो C इज इक्वल टू A ओवर एप्सिलॉन एल। एल जो है हमारे पास पाथ लेंथ होती है, जो अब्जॉर्बेंस है बेसिकली वो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। अगर हम अब्जॉर्बेंस एप्सिलॉन जो है हमारे पास वो कांस्टेंट टर्म है, और अब्जॉर्बेंस जो है अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। सो बेसिकली जो हमारे पास ग्राफ होता है कंसंट्रेशन और अब्जॉर्बेंस का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास बेसिकली क्वांटिटेटिव स्टडी देता है। और हमारे पास जो लैम्डा और अब्जॉर्बेंस का ग्राफ होता है जिससे हम लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं, वो हमें बेसिकली हमारे पास क्वालिटेटिव स्टडी देता है। सो हमने टू टाइप्स की स्टडी डिस्कस की, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। हमने क्वालिटेटिव का बोला कि जो लैम्डा मैक्स होता है वो बेसिकली हमें क्वालिटेटिव स्टडी देगा, जो लैम्डा मैक्स और अब्जॉर्बेंस के बीच में जो ग्राफ आता है, और जो अब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ आता है वो बेसिकली हमें क्वांटिटेटिव स्टडी देता है। क्वालिटेटिव मीन के कौन सा सैंपल हमारे पास प्रेजेंट है, किस टाइप का सैंपल हमारे पास प्रेजेंट है, और क्वांटिटेटिव मीन के हमारे पास कितनी अमाउंट में वो प्रेजेंट है। तो हम इन दोनों ग्राफ को यूज करके हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो बेसिकली हम यूज विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो होता है क्रोमोफोर, और जो हमारे पास सेकंड होता है बेसिकली वो हमारे पास होता है ऑक्सोक्रोम। जो हमारे पास क्रोमोफोर होते हैं बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल जो अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्प्शन। नंबर वन, अगर हम इसकी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल डाइन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन एटसेट्रा। तो जो यूवी विजिबल रीजन में बेसिकली अब्जॉर्प्शन को शो करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, क्रोमोफोर्स होते हैं। और हमारे पास जो ऑक्सोक्रोम होते हैं बेसिकली वो इट सेल्फ अब्जॉर्प्शन शो नहीं करते, इट सेल्फ नॉट शो अब्जॉर्प्शन। वो खुद तो अब्जॉर्प्शन को शो नहीं करते, लेकिन अगर वो क्रोमोफोर के साथ अटैच हो जाए तो हमारे पास जो वो टू टाइप के काम परफॉर्म करते हैं। नंबर वन, वो इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। नंबर टू, वो हमारे पास वेवलेंथ को शिफ्ट करवा देते हैं। इनकी एग्जांपल अगर हम देखें, OH है हमारे पास, NH2 है हमारे पास, OR है हमारे पास, बेसिकली ये हमारे पास होते हैं। जो क्रोमोफोर्स होते हैं वो बेसिकली अब्जॉर्प्शन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल डाइमीन्स, एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होते हैं लाइक बेंजीन। और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं हमारे पास, वो इटसेल्फ तो अब्जॉर्प्शन शो नहीं करते, लेकिन अगर उनको क्रोमोफोर के साथ अटैच करवा दिया जाए, अगर उनको क्रोमोफोर से अटैच करवा दिया जाए तो हमारे पास टू टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक वो इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, दूसरा वो वेवलेंथ को शिफ्ट करवा देते हैं। सो वो किस तरह करवाएंगे, सपोज करें हमारे पास बेंजीन था, बेंजीन जो है वो 254 नैनोमीटर पे लैम्डा मैक्स लेता है। अगर ये फिनोल बन जाए, अगर इसके साथ हम ऑक्सोक्रोम अटैच कर दें जो कि OH है बेसिकली, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 280 नैनोमीटर तक चली जाती है। सो जो वेवलेंथ थी बेसिकली 254 से 280 नैनोमीटर तक चली गई है। इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ जो लोन पेयर थे वो बेसिकली कॉन्जुगेशन में अवेलेबल थे। तो जब भी कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो रही होगी हमारे पास जो लैम्डा मैक्स है वो शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बेसिकली जो 254 से 280 नैनोमीटर में जो वेवलेंथ चेंज हुई है, इसे बेसिकली कहते हैं केमिकल शिफ्ट। और ये तभी होती है जब हमारे पास हमारे मॉलिक्यूल में कोई भी ऑक्सोक्रोम अटैच हो जाता है लाइक OH, NH2, OR। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास जो लोन पेयर होते हैं वो कॉन्जुगेशन के लिए अवेलेबल होते हैं। जब वो कॉन्जुगेशन के लिए अवेलेबल होंगे तो जो वेवलेंथ होगी वो हायर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सो हमने केमिकल शिफ्ट की बात की। अगर केमिकल शिफ्ट की बात करते हैं तो हमारे पास जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में 4 टाइप्स की केमिकल शिफ्ट देखने को मिलती है, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास केमिकल शिफ्ट होती है उसे बोलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट। सेकंड हमारे पास होती है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट।
थर्ड हमारे पास होती है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और फोर्थ हमारे पास होती है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हमने बेसिकली एक ग्राफ देखा था वेवलेंथ और अब्जॉर्बेंस का। ये हमारे पास बेसिकली होता है किसी भी मॉलिक्यूल का लैम्डा मैक्स होता है। सो बाथोक्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। और ये जो दोनों शिफ्ट होती हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट जो होती है ये बेसिकली इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी डिपेंडेंट होती है। तो जो बाथोक्रोमिक शिफ्ट है हमारे पास ये होती है कि अगर हम हमारे पास मॉलिक्यूल है उसमें हम आइसोक्रोमेटाइज करवा दें या कॉन्जुगेशन इंक्रीज कर दें तो जो वेवलेंथ होती है वो बेसिकली हायर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अगर वो हायर की तरफ वेवलेंथ शिफ्ट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। और अगर वो वेवलेंथ लोअर की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो बेसिकली हम क्या कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। ये तब होगा जब मॉलिक्यूल में हम कॉन्जुगेशन डिक्रीज कर देंगे या हम सॉल्वेंट चेंज कर देंगे। इस तरह अगर सॉल्वेंट का जो इफेक्ट होता है वो बेसिकली मेन रोल प्ले करता है। सपोज करते हैं जो हमारे पास जो था वो एनालीन था। एनालीन जो है वो लैम्डा मैक्स जो शो करता है वो हमारे पास 280 के बीच में शो करता है, 280 नैनोमीटर। अगर हम यहाँ सॉल्वेंट चेंज कर लें, सपोज करें हम सॉल्वेंट रखते हैं अल्कलाइन कर लेते हैं OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या करेगा यहाँ से NH नेगेटिव बना देगा। और अगर सपोज करें इसी में हम सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं एसिडिक मीडियम फॉर एग्जाम्पल HCl, तो वो क्या करेगा बेसिकली वो NH2 को प्रोटोनेट कर देगा, NH3 पॉजिटिव बना देगा। सो सॉल्वेंट का जो इफेक्ट होता है वो बहुत रोल प्ले करते हैं। मीन अगर हम अल्कलाइन मीडियम ले रहे हैं, एनालीन है हमारे पास जो कि 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो करती है। अगर हम इसमें अल्कलाइन मीडियम ले रहे हैं जिसमें कोई बेस हमने ऐड किया है, वो बेस क्या करता है यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, हमारे पास क्या हो जाता है NH नेगेटिव बन जाता है। और हमें पता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज़्यादा उस वो कैपेबिलिटी शो करता है डिलोकलाइजेशन में एज कम्पेयर टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ जो है कॉन्जुगेशन ज़्यादा इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमने जो अल्कलाइन मीडियम लिया, अल्कलाइन मीडियम ने यहाँ से प्रोटॉन निकाल लिया। और अगर हमने HCl लिया है तो HCl ने क्या किया है बेसिकली जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को प्रोटोनेट कर दिया है। यहाँ जो अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। जब वो कॉन्जुगेशन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे तो हमारे पास जो वेवलेंथ होगा वो बेसिकली लोअर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर वो लोअर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इसे हम ब्लू शिफ्ट बोलेंगे, और अगर वो हायर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इसे हम रेड शिफ्ट बोलेंगे। सो ये सॉल्वेंट का बहुत रोल प्ले करते हैं। सो तीन चीज़ें होती हैं, या तो हम आइसोक्रोमेटाइज कर दें, या हम कॉन्जुगेशन इंक्रीज कर दें, या हम कोई भी सॉल्वेंट ले लें। सॉल्वेंट अगर हम अल्कलाइन मीडियम लेते हैं, सपोज कर हमारा एनालीन था जो कि लैम्डा मैक्स शो कर रहा था 280 नैनोमीटर पे, अगर हमने अल्कलाइन मीडियम लिया, अल्कलाइन मीडियम ने क्या किया यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लिया है और NH नेगेटिव बना दिया है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज़्यादा कैपेबिलिटी शो करता है डिलोकलाइजेशन में एज कम्पेयर टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर हम एसिडिक मीडिया ले लेते हैं, एसिडिक मीडिया जो होता है वो क्या करता है वो प्रोटॉन जो NH2 को क्या कर देगा प्रोटोनेट कर देगा। जब वो NH2 को प्रोटोनेट कर देगा तो हमारे पास जो वेवलेंथ होगी वो लोअर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, वो बेसिकली 203 नैनोमीटर के बीच में चली जाती है। तो इसे कहते हैं ब्लू शिफ्ट। और अगर हायर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी इसे हम कहेंगे ये 285 तक चला जाता है, इसे कहते हैं हम रेड शिफ्ट। सो जब वेवलेंथ हायर की तरफ शिफ्ट होगी तो रेड शिफ्ट कहलाएगी। जब हमारे पास ब्लू शिफ्ट तब होगी जब हमारे पास जो वेवलेंथ होगी वो लोअर की तरफ शिफ्ट होगी। और इसके रीज़न मैंने बता दिए हैं कि जब कॉन्जुगेशन इंक्रीज करती है या हमारे पास सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है या हम आइसोक्रोमेटाइज करवा देते हैं तो वेवलेंथ जो होती है रेड शिफ्ट की तरफ चली जाती है। और अगर हम ब्लू शिफ्ट की बात करें तो वहाँ जो सॉल्वेंट होता है वो बेसिकली बहुत रोल प्ले करता है। अगर हम एसिडिक मीडियम ले रहे हैं तो वो वेवलेंथ को लोअर की तरफ शिफ्ट कर देगा। अगर हम अल्कलाइन मीडियम ले रहे हैं, सपोज करें हमारे पास एनालीन मॉलिक्यूल था तो वो रेड शिफ्ट हो जाएगी, वेवलेंथ जो होगी वो हायर की तरफ मोल्ड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हाइपर और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट की।
हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो ऑक्सीक्रोम होते हैं वो बेसिकली टू फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक तो वो इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, दूसरा वो क्या करते हैं, हमें वेवलेंथ का शिफ्ट करवा देते हैं। अगर हमारे पास ऑक्सीक्रोम अटैच होने से इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाए तो इसे बोलेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसे हम बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। जब ऑक्सीक्रोम यहाँ अटैच होंगे और हमारे पास जो पहले यहाँ अब्जॉर्बेंस आ रही थी, फिर अब्जॉर्बेंस जो होगी वो थोड़ा इंक्रीज कर जाएगी। जब इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो उसे कहेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अगर वो इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है, तो उसे हम बोलेंगे बेसिकली हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। सो ये तब होता है जब हमारे पास मालिक्यूल का जो मालिकुलर पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है। सपोज करें हाइपोक्रोमिक शिफ्ट की बात करें तो हमारे पास जो बाइफिनाइल होती हैं, हमारे पास जो बाइफिनाइल होते हैं ये बेसिकली हमारे पास प्लेनर कंपाउंड होते हैं। अगर वो प्लेनर कंपाउंड है तो वो क्या होंगे, बेसिकली वो स्टेबल होंगे तो वो एनर्जी क्या होगी, उनकी लोअर होगी। और जब इसका हम पैटर्न चेंज कर देते हैं, सपोज करें मैं 2 फिनाइल 2 मिथाइल बाइफिनाइल ले लेता हूँ, तो अब इनका जो मालिकुलर पैटर्न होगा वो बेसिकली चेंज हो जाएगा। अगर मालिकुलर पैटर्न वो चेंज हो जाएगा तो एनर्जी उनकी हायर हो जाएगी। अगर एनर्जी हायर हो जाएगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी। अगर वेवलेंथ वो शॉर्टर की तरफ भी शिफ्ट करेंगे और साथ साथ उसका इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज आउट हो जाएगी। तो जब मालिकुलर पैटर्न चेंज हो जाता है तो बेसिकली हमारे पास हाइपोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलती है। जब इंटेंसिटी लो हो जाएगी तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होगी, और अगर हमारे पास इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास जो शिफ्ट होगी बेसिकली उसे रेड शिफ्ट बोलेंगे। सो बेसिकली 4 टाइप्स के केमिकल शिफ्ट देखने को मिलती है। सबसे पहले बाथोक्रोमिक शिफ्ट जिसे रेड शिफ्ट बोलते हैं, और सेकंड होती है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जिसे हम ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। वो तब होती है जब वेवलेंथ इंक्रीज हो जाए रेड शिफ्ट हो जाती है, जब वेवलेंथ डिक्रीज हो जाए ब्लू शिफ्ट आ जाती है। मैंने उसमें कहा कि ऑक्सीक्रोम का रोल प्ले सकता है, या डाइमीन्स कॉन्जुगेशन इंक्रीज कर दें तो रेड शिफ्ट होती है, कॉन्जुगेशन कम कर दें तो ब्लू शिफ्ट हो जाती है। और अगर हम रोल प्ले करते हैं, मैंने सॉल्वेंट का रोल इधर थोड़ा समझाने की कोशिश की है। हमारे पास सपोज करें एनालीन था, एनालीन में अगर हमने एक्वस मीडिया यूज अल्कलाइन मीडिया यूज़ किया है, अल्कलाइन मीडिया क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन अपस्टेट कर लेगा और नेगेटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा कैपेबिलिटी रखता है एज कम्पेयर टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अंदर कॉन्जुगेशन इंक्रीज करने में। अगर हम एसिडिक मीडिया ले लेते हैं, एसिडिक मीडिया क्या करता है, उसके लोन पेयर को प्रोटोनेट कर देता है। सो हेयर नो मोर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट फॉर कॉन्जुगेशन। जब कॉन्जुगेशन डिक्रीज हो जाएगी सॉल्वेंट से, तो हमारे पास ब्लू शिफ्ट आ जाएगी। और हमने कहा कि जो हमारे पास हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होती है और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होती है, ये बेसिकली इंटेंसिटी डिपेंडेंट होती है। अगर ऑक्सीक्रोम जो अटैच होने से इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाए तो हमें हाइपरक्रोमिक शिफ्ट मिलती है, और अगर इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाए तो हमारे पास हाइपोक्रोमिक शिफ्ट मिलती है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम और वीडियो लेके आएंगे इसमें। अल्लाह हाफिज़।